इस महिला को जरा ध्यान से देखिए। पहली नजर में आपको भी यही लगेगा कि ये एक बेहद सीधी सादी और मासूम महिला है, लेकिन इसकी भोली भाली शक्ल के पीछे छिपी सच्चाई इतनी खौफनाक है कि उसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इसी औरत ने इतनी शातिर साजिश रची कि दो लोगों की हत्या करवा दी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन दोनों हत्याओं को अंजाम किसी और ने नहीं, बल्कि इसके अपने ही पति ने दिया था, जिसे इसने अपने झूठ और चालाकी से मोहरा बना लिया था। लेकिन सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि जिन लोगों की हत्या हुई उनमें से एक इसका अपना प्रेमी था। शादी के बाद भी ये उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाकर इस्तेमाल करती रही, और जब उसका मतलब पूरा हो गया तो उसे भी मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे केस की सच्चाई से पर्दा उठाया तो इस औरत की हैवानियत देखकर सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव दहशत में आ गया। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ से कुछ दूरी पर एक जगह है काकोरी। इसी काकोरी के अंतर्गत एक छोटा सा गांव पड़ता है पानखेड़ा। इसी गांव में 25 साल का मनोज लोधी अपने परिवार के साथ रहता था। मनोज ITI का छात्र था और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहा था। उसकी जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक साधारण सी दिखने वाली रात आगे चलकर एक रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी में बदल जाएगी। तारीख थी 21 मार्च 2025 और रात के करीब 8 बज रहे थे। उस समय मनोज अपनी बाइक लेकर घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था। जब उसके पिता ने उसे इतनी रात में जाते देखा तो उन्होंने मनोज से पूछ लिया कि इतनी रात को कहां जा रहे हो। इस पर मनोज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है। उसने कहा कि थोड़ी देर में वापस लौट आएगा। ये सुनकर उसके पिता निश्चिंत हो गए और मनोज घर से निकल गया। घर से निकलने से पहले मनोज ने अपने गांव में ही रहने वाले अपने करीबी दोस्त रोहित राजपूत को फोन किया। 26 साल का रोहित पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार था। वो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था और अपने शांत स्वभाव, मेहनत और अनुशासन के लिए जाना जाता था। रोहित का ज्यादातर समय पढ़ाई में ही बीतता था और वो अपने भविष्य को लेकर काफी सीरियस था। उस दिन भी वो पढ़ने के लिए बैठा ही था, क्योंकि किसी जरूरी काम की वजह से वो दिन भर अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया था। तभी उसके फोन पर मनोज का कॉल आया। मनोज ने उत्साहित होकर उससे कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, हमें एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। लेकिन रोहित ने पहले तो साफ मना कर दिया। उसने कहा कि रात काफी हो चुकी है और अब बाहर जाना ठीक नहीं होगा। उसने ये भी कहा कि घर वाले इतनी देर में बाहर जाने की अनुमति भी नहीं देंगे। लेकिन मनोज ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि पार्टी ज्यादा दूर नहीं है, वो कुछ देर घूम फिरकर जल्दी वापस लौट आएंगे। साथ ही उसने ये भी कहा कि अगर रोहित उसके साथ होगा तो उसे भी अच्छा लगेगा और अकेले जाने में जो झिझक हो रही है वो खत्म हो जाएगी। दोनों बचपन के अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की बात आसानी से टाल नहीं पाते थे। आखिरकार मनोज के बार बार कहने पर रोहित तैयार हो गया। रोहित ने जल्दी से कपड़े बदले और अपने परिवार को बताया कि वो मनोज के साथ एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है। उसने भी अपने परिवार से यही कहा कि वो ज्यादा देर नहीं करेगा और थोड़ी ही देर में वापस लौट आएगा। इसके बाद वो घर से निकला और कुछ ही देर में दोनों दोस्त बाइक पर सवार होकर गांव से बाहर निकल गए। परिवार वालों ने उन्हें जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। उस समय किसी के मन में जरा भी शक नहीं था कि वो दोनों दोस्तों को आखिरी बार जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, दोनों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। पहले परिवार वालों ने सोचा कि शायद पार्टी में देर हो गई होगी, लेकिन धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। गांव का माहौल ऐसा था जहां लोग आमतौर पर जल्दी खाना खाकर अपने घरों में आराम करने चले जाते थे। ऐसे में रात देर तक किसी का बाहर रहना सामान्य बात नहीं थी। समय बीतता गया, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं, लेकिन मनोज और रोहित का कहीं कोई पता नहीं था। दोनों परिवार बेचैनी के साथ उनके लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटे उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। उधर जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, वैसे वैसे दोनों परिवारों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। मनोज और रोहित के माता पिता लगातार उन्हें फोन कर रहे थे, लेकिन हर बार जब वो दोनों को फोन करते तो उनके मोबाइल फोन बंद मिलते। पहले परिवार वालों ने सोचा कि शायद नेटवर्क की कोई समस्या होगी या दोनों किसी ऐसी जगह होंगे जहां फोन नहीं लग रहा होगा। लेकिन समय बीतने के साथ उनकी चिंता डर में बदलने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों कहां गए हैं
और उनके फोन बंद क्यों हैं। इसी दौरान उनके गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके के पास एक पुल था। वो जगह दिन के समय में तो थोड़ी बहुत आबादी और आवाजाही वाली रहती थी, लेकिन शाम ढलते ही पूरा इलाका लगभग वीरान हो जाता था। रात के समय वहां सन्नाटा पसरा रहता था और इक्का दुक्का लोग ही उस रास्ते से गुजरते थे। उसी रात एक आदमी किसी काम से उस पुल के पास से गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी किसी अजीब चीज पर गई। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई जानवर या कोई फेंका हुआ सामान होगा, लेकिन जब उसकी उत्सुकता बढ़ी तो उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और ध्यान से उस तरफ देखने लगा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस जगह पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने का दृश्य इतना खौफनाक था कि उसके मुंह से चीख निकल गई। वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और लोगों को बुलाने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के गांवों के कुछ लोग और वहां से गुजर रहे राहगीर मौके पर पहुंचने लगे। सड़क से गुजर रहे लोग भी अपनी गाड़ियां रोककर वहां पहुंचने लगे। कुछ ही मिनटों में वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन जब लोगों ने टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में सामने का मंजर देखा तो हर कोई सन्न रह गया। वहां 2 आदमियों के शव पड़े हुए थे। उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान दिखाई दे रहे थे। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से उन पर बेरहमी से कई बार हमला किया गया था। चारों तरफ खून फैला हुआ था और पूरा दृश्य इतना भयानक था कि वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी निर्ममता से 2 लोगों की हत्या किसने और क्यों की होगी। पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल चुका था। इसके बाद बिना देर किए लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी ताकि इस रहस्यमयी और खौफनाक वारदात की सच्चाई सामने आ सके। रात करीब 10 बजे पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां का दृश्य देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। पहली नजर में ही साफ दिखाई दे रहा था कि ये कोई सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि एक दोहरा हत्याकांड था। घटनास्थल पर मौजूद कई लोगों ने शवों की पहचान कर ली थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि दोनों पास के ही गांव पानखेड़ा के रहने वाले हैं। एक का नाम मनोज लोधी था और दूसरे का नाम रोहित राजपूत। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत दोनों परिवारों को घटना की सूचना दी। कुछ ही देर बाद जब मनोज और रोहित के परिजन मौके पर पहुंचे तो वहां का माहौल बेहद दर्दनाक हो गया। अपने बेटों के शव देखकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो दोनों दोस्त कुछ घंटे पहले हंसते मुस्कुराते हुए एक जन्मदिन की पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकले थे, अब उनकी लाशें इस हालत में एक सुनसान जगह पर पड़ी हुई थीं। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि किसी ने इतनी बेरहमी से उनकी जान ले ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ ही समय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई। पूरे इलाके को घेर कर सबूत जुटाने का काम शुरू किया गया। पुलिस हर छोटे बड़े सुराग को ध्यान से जांच रही थी, क्योंकि शुरुआती हालात से ही ये साफ हो चुका था कि ये कोई साधारण अपराध नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक मोटरसाइकिल भी मिली। जब उस बाइक को दोनों परिवारों को दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत उसकी पहचान कर ली। वो बाइक मनोज की थी। परिवार वालों ने बताया कि उसी बाइक पर सवार होकर मनोज अपने दोस्त रोहित को लेने गया था और दोनों साथ में किसी जन्मदिन की पार्टी के लिए निकले थे। अब पुलिस के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो चुके थे कि अगर दोनों वास्तव में किसी पार्टी में जा रहे थे तो वो उस सुनसान और वीरान इलाके तक कैसे पहुंचे? क्या किसी ने उन्हें वहां बुलाया था, या फिर क्या ये पहले से रची गई साजिश थी, या फिर रास्ते में किसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था? हर संभावना की जांच की जा रही थी। पूछताछ के दौरान मनोज के परिवार ने पुलिस को एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मनोज ने उसी रात करीब 8 बजे घर से निकलते समय कहा था कि वो एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने इससे पहले कभी भी घर में इस पार्टी का जिक्र नहीं किया था। ये बात पुलिस को काफी अजीब लगी। जांच अधिकारियों का मानना था कि अगर वास्तव में कोई जन्मदिन की पार्टी होती तो मनोज उसके बारे में पहले से अपने परिवार को जरूर बताता। लेकिन घर से निकलने के ठीक पहले अचानक पार्टी का बहाना बनाना कई सवाल खड़े कर रहा था। इसी वजह से पुलिस को शक होने लगा कि संभव है किसी ने किसी बहाने से उसे घर से बाहर बुलाया हो और पूरी घटना पहले से रची गई योजना का हिस्सा हो। इस बीच पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी।
लेकिन दुख और गुस्से में डूबे परिवार वालों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि उनकी अनुमति के बिना पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना चाहिए। इस बात को लेकर कुछ समय तक बहस और हंगामे की स्थिति बनी रही। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने परिवार को समझाया कि मौत की असली वजह जानने और अपराधियों तक पहुंचने के लिए पोस्टमार्टम बेहद जरूरी है। आखिरकार स्थिति को नियंत्रित किया गया और दोनों शवों को अस्पताल भेज दिया गया ताकि मेडिकल जांच के जरिए इस रहस्यमयी दोहरे हत्याकांड की सच्चाई सामने लाई जा सके। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसने इस पूरे मामले की तस्वीर और भी साफ कर दी। रिपोर्ट के अनुसार मनोज के शरीर पर लगभग 20 से 21 चाकू के घाव पाए गए थे, जबकि रोहित के शरीर पर केवल 1 या 2 वार के निशान मिले। इस अंतर ने पुलिस का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा। पुलिस को लगा कि हमलावरों का असली निशाना मनोज था और रोहित शायद ऐसी परिस्थिति में फंस गया था जिसकी उसे कोई जानकारी भी नहीं थी। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल से दोनों के मोबाइल फोन नहीं मिले। इसके अलावा वहां ऐसा कोई ठोस सबूत भी नहीं था जिससे तुरंत अपराधियों की पहचान की जा सके। लेकिन तभी पुलिस को एक बेहद अहम सुराग मिला। घटनास्थल के पास एक कटी हुई उंगली बरामद हुई थी। शुरुआत में पुलिस ने सोचा कि शायद ये मनोज या रोहित में से किसी की हो सकती है, लेकिन जब दोनों शवों की बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि दोनों के शरीर की सभी उंगलियां सुरक्षित थीं। ये जानकारी सामने आते ही पुलिस का शक और गहरा हो गया। अब उन्हें लगने लगा कि ये उंगली उसी हमलावर की हो सकती है जो वारदात के दौरान कट गई होगी। अगर ऐसा था तो ये छोटा सा सबूत पूरे मामले को सुलझाने की चाबी साबित हो सकता था। अब पुलिस के पास जांच को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुराग मौजूद थे और वो इन्हीं के आधार पर हत्यारों तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात साफ कर दी थी। मनोज के शरीर पर मिले 20 से 21 घाव इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि हमलावरों के मन में उसके प्रति गहरा गुस्सा या व्यक्तिगत दुश्मनी थी। वहीं रोहित पर केवल 1-2 वार किए गए थे। इससे पुलिस के मन में एक बड़ा सवाल पैदा हुआ कि अगर निशाना सिर्फ मनोज था तो रोहित की हत्या क्यों की गई। जांच अधिकारियों को शक था कि संभव है रोहित ने हमलावरों को पहचान लिया हो या फिर उसने मनोज को बचाने की कोशिश की हो। ऐसी स्थिति में अपराधियों ने उसे भी जिंदा छोड़ना उचित नहीं समझा होगा। पुलिस ने इस संभावना पर भी विचार करना शुरू किया कि मामला प्रेम प्रसंग, पुरानी रंजिश या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से जुड़ा हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने दोनों के बारे में और उनके परिवारों के बारे में विस्तार से जानकारी जुटानी शुरू की। जांच में पता चला कि मनोज अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ रहता था। उसके पिता खेती किसानी करते थे और परिवार एक सामान्य जीवन जी रहा था। वहीं रोहित अपने माता पिता और 4 भाइयों के साथ रहता था। वो पढ़ाई में बेहद होशियार, मेहनती और समझदार माना जाता था। पुलिस को ये भी पता चला कि रोहित का हाल ही में रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए चयन हुआ था और वो जल्द ही अपनी नई नौकरी शुरू करने वाला था। इससे पहले वो 2 बार पुलिस भर्ती परीक्षा भी पास कर चुका था, लेकिन किसी कारणवश उसने नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। बाद में उसने रेलवे की परीक्षा पास कर ली थी और अपने भविष्य को लेकर काफी उत्साहित था। पुलिस ने दोनों परिवारों से पूछा कि क्या उनके बेटों की किसी से दुश्मनी थी या किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, लेकिन दोनों परिवारों ने साफ शब्दों में कहा कि उनके बच्चों का किसी से कोई झगड़ा या रंजिश नहीं थी। उनका कहना था कि मनोज और रोहित दोनों ही शांत स्वभाव के थे, अपने काम से काम रखते थे और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहते थे। इसके बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड और कॉल डिटेल्स की जांच शुरू की। रोहित के कॉल रिकॉर्ड में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उसकी ज्यादातर बातचीत परिवार, दोस्तों और परिचित लोगों तक ही सीमित थी। लेकिन जब पुलिस ने मनोज के कॉल रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए तो उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। अब मामला वहां से एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस रात मनोज ने घर से निकलते समय अपने परिवार को बताया था कि वो एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा है, उसी रात करीब 8 बजे उसके फोन पर एक ही नंबर से 35 से ज्यादा कॉल आई थी। ये बात पुलिस को बेहद अजीब लगी। आमतौर पर कोई दोस्त, रिश्तेदार या परिचित किसी व्यक्ति को इतनी बार लगातार फोन नहीं करता। बार बार एक ही नंबर से कॉल आना इस बात का संकेत था कि कॉल करने वाला किसी भी कीमत पर मनोज से संपर्क करना चाहता था। यही वजह थी कि पुलिस ने उस नंबर की गहन जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला
कि वो नंबर मोहम्मद इदरीस नाम के एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस इस नंबर की तह तक पहुंची, मामले ने और भी रहस्यमय रूप लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि मनोज एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग सिम कार्ड इस्तेमाल करता था। एक नंबर उसका निजी और भरोसेमंद नंबर था, जिसका इस्तेमाल वो परिवार और करीबी लोगों से बातचीत के लिए करता था। वहीं दूसरा नंबर वो था जिस पर घटना वाली रात 35 से ज्यादा कॉल आई थी। जब पुलिस ने मोहम्मद इदरीस के नाम पर जारी सिम कार्डों की पूरी जानकारी निकलवाई, तो ये पुष्टि हो गई कि बार बार कॉल करने वाला नंबर उसी के नाम पर रजिस्टर्ड था। लेकिन आगे की जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस को पता चला कि दोनों सिम कार्ड फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल किए गए थे। ये खुलासा होते ही जांच अधिकारियों के मन में कई नए सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर मनोज फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? आखिर वो किससे बात करता था? और ऐसी क्या वजह थी कि उसने अपनी असली पहचान छिपाकर एक अलग नंबर अपने पास रखा हुआ था? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने मनोज के दूसरे निजी मोबाइल नंबर की भी कॉल डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी। उनका मकसद ये पता लगाना था कि वो किन लोगों से बात करता था और हाल के दिनों में क्या कर रहा था। जांच के इस चरण में पुलिस का पूरा ध्यान मनोज पर केंद्रित था। अधिकारियों को लग रहा था कि किसी ने पहले से बनाई गई साजिश के तहत उसे घर से बाहर बुलाया था। वहीं रोहित को लेकर पुलिस की सोच अलग थी। शुरुआती जांच में उन्हें ऐसा लग रहा था कि रोहित इस मामले का मुख्य निशाना नहीं था, बल्कि वो केवल अपने दोस्त के साथ होने की वजह से इस खौफनाक वारदात का शिकार बन गया। पुलिस का मानना था कि हत्यारों का असली लक्ष्य सिर्फ मनोज था, लेकिन क्योंकि रोहित भी उसके साथ मौजूद था और वो हमलावरों को पहचान सकता था, इसलिए उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया ताकि कोई गवाह जिंदा न बचे। जब पुलिस ने मनोज के कॉल रिकॉर्ड को और गहराई से खंगालना शुरू किया, तो उन्हें एक और महत्वपूर्ण नंबर मिला। जांच में पता चला कि कुछ समय पहले तक मनोज उस नंबर पर अक्सर लंबी लंबी बातचीत करता था। हालांकि हाल के दिनों में उन दोनों के बीच बातचीत अचानक काफी कम हो गई थी। पुलिस ने इसकी वजह तलाशनी शुरू की तो सामने आया कि मनोज ने हाल ही में एक नया फर्जी सिम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसी के बाद उसने अपने पुराने संपर्कों से बातचीत कम कर दी थी। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस नए नंबर के पीछे कौन था और वो किस उद्देश्य से उसका इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी ओर समय बीतने के साथ दोनों परिवारों का गुस्सा और दुख भी बढ़ता जा रहा था। मनोज और रोहित के परिजनों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इलाके में लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया। कई राजनीतिक दलों के नेता पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर जांच तेज करने का दबाव बनाया। परिवार वालों ने साफ कह दिया कि जब तक उनके बेटों के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लगातार बढ़ते जनदबाव और विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस पर जल्द से जल्द इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। यही कारण था कि अब जांच को पहले से कहीं ज्यादा तेज कर दिया गया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पुलिस को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली जिसने पूरे मामले की दिशा बदल कर रख दी। जांच में पता चला कि मनोज का एक लड़की के साथ प्रेम संबंध था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और भविष्य में शादी करना चाहते थे। लेकिन इस रिश्ते को लड़की के परिवार की मंजूरी नहीं थी। उनकी नज़र में मनोज अब भी सिर्फ पढ़ाई कर रहा था और उसके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं थी, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से लड़की के घर वालों ने उसकी शादी किसी दूसरे लड़के से तय कर दी। पुलिस को शक हुआ कि कहीं इस प्रेम संबंध का इस दोहरे हत्याकांड से कोई संबंध तो नहीं है। इसी शक के आधार पर उन्होंने मनोज के कॉल रिकॉर्ड की और गहराई से जांच शुरू कर दी। कॉल डिटेल्स खंगालने के दौरान पुलिस को एक और संदिग्ध नंबर मिला जिसने इस पूरे मामले को नई दिशा दे दी। जांच में सामने आया कि जिस लड़की से मनोज सबसे ज्यादा बात करता था उसका नाम अंकिता था। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था और वो अक्सर घंटों फोन पर बातचीत किया करते थे। हालांकि हाल के दिनों में उनकी बातचीत पहले की तुलना में कम हो गई थी, लेकिन पुलिस को पता चला कि शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। यही बात पुलिस के लिए बेहद अहम थी। अब उन्हें लगने लगा कि शायद इस हत्याकांड के पीछे कोई पुरानी प्रेम कहानी और उससे जुड़ा विवाद हो सकता है। ये जानकारी मिलने के बाद
पुलिस सीधे अंकिता के ससुराल पहुंची। वहां पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि अंकिता के पति का नाम महेंद्र है और वो पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। जानकारी जुटाने के बाद पुलिस वहां से वापस लौट आई, लेकिन अब उनका शक लगातार गहराता जा रहा था। अगले दिन पुलिस ने महेंद्र को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, लेकिन जब वो थाने पहुंचा तो पुलिस की नजर उसके हाथ पर बंधी हुई पट्टी पर गई। ये बात इसलिए अजीब लगी क्योंकि घटनास्थल से एक कटी हुई उंगली बरामद हुई थी, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई थी। जांच में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई। पुलिस को पता चला कि 21 मार्च यानी जिस दिन मनोज और रोहित की हत्या हुई थी, उसके बाद से महेंद्र ने बीमारी का बहाना बनाकर अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले रखी थी। इन सभी बातों ने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अंकिता और महेंद्र दोनों से अलग अलग और सख्ती से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान कॉल रिकॉर्ड की जांच में यह भी सामने आया कि 21 मार्च को, जिस दिन ये दोहरा हत्याकांड हुआ, उसी दिन अंकिता ने मनोज को फोन किया था। लगातार पूछताछ और सबूतों के दबाव के बीच सबसे पहले अंकिता टूट गई। कुछ ही देर बाद महेंद्र भी अपने बयान बदलने लगा और आखिरकार उसने भी पूरी सच्चाई कबूल कर ली। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल मनोज और अंकिता एक ही गांव में पढ़ाई करते थे। वहीं दोनों की मुलाकात हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। समय के साथ उनका रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि दोनों ने अपने परिवारों के सामने शादी करने की इच्छा भी जाहिर कर दी। लेकिन अंकिता के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मनोज अभी पढ़ाई कर रहा है और उसके पास कोई नौकरी या कोई कमाई का साधन नहीं है, इसलिए वो अपनी बेटी का भविष्य उसके साथ नहीं जोड़ सकते। इसी वजह से जल्दबाजी में अंकिता की शादी महेंद्र से तय कर दी गई। हालांकि अंकिता खुद ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के दबाव और परिस्थितियों के आगे उसे ये रिश्ता स्वीकार करना पड़ा। यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। अंकिता अपने परिवार के दबाव के आगे झुक गई और मजबूर होकर उसकी शादी महेंद्र से हो गई। शादी के बाद वो अपने ससुराल चली गई। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही दिखाई देता था। अंकिता ने मनोज से पूरी तरह संपर्क खत्म कर दिया था और दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। महेंद्र के साथ भी उसका रिश्ता सामान्य रूप से चल रहा था और घर का माहौल भी ठीक था। महेंद्र पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उसकी ड्यूटी अक्सर अलग अलग जगहों पर लगती रहती थी, इसलिए उसे लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़ता था। वो केवल छुट्टियों या कुछ खास मौकों पर ही घर आ पाता था। लगभग 1 साल तक उनकी जिंदगी इसी तरह चलती रही। उस समय महेंद्र की पोस्टिंग लखीमपुर में थी, जहां से वो बीच बीच में अपने घर आता जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ महेंद्र को अंकिता के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। उसने महसूस किया कि अंकिता अपना ज्यादातर समय मोबाइल फोन पर बिताने लगी है। यहां तक कि घर के दूसरे सदस्य भी उससे कहते थे कि वो अक्सर किसी न किसी से घंटों फोन पर बात करती रहती है। महेंद्र जब ड्यूटी के दौरान उसे फोन करता तो कई बार उसका नंबर व्यस्त मिलता। शुरुआत में उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये सिलसिला लगातार चलने लगा तो उसके मन में शक पैदा होने लगा। जब भी वो अंकिता से पूछता कि वो किससे बात कर रही थी, तो वो कभी कहती कि घर के किसी सदस्य से बात कर रही थी, तो कभी अपनी बहन का नाम ले देती। कई बार वो बात को टाल देती और कोई साफ जवाब नहीं देती थी। धीरे धीरे महेंद्र को लगने लगा कि शायद उसकी पत्नी उससे कुछ छिपा रही है। अपने इसी शक को दूर करने के लिए उसने अंकिता की कॉल डिटेल्स निकलवाने का फैसला किया। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति की कॉल डिटेल्स हासिल करना आसान नहीं होता। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया और संबंधित अनुमति की जरूरत होती है। लेकिन महेंद्र खुद पुलिस विभाग में कार्यरत था और उसकी कई अधिकारियों से पहचान थी। इसी का फायदा उठाकर उसने अंकिता के फोन रिकॉर्ड हासिल कर लिए। जब महेंद्र ने उन रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि अंकिता लगातार मनोज नाम के एक लड़के से बातचीत कर रही थी। दोनों के बीच फोन पर काफी लंबे समय तक बातें होती थीं। ये जानकारी सामने आते ही महेंद्र गुस्से से भर गया। एक दिन जब वो घर पहुंचा तो उसने अंकिता से सीधे सवाल किया कि वो आखिर किससे बात करती है और क्या उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कोई संबंध है। अंकिता ने शुरुआत में सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो केवल अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों से बात करती है और उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा महेंद्र सोच रहा है।
लेकिन महेंद्र को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अंकिता के सामने कॉल रिकॉर्ड रख दिए और कहा कि अगर वो सच बोल रही होती तो उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब देखकर अंकिता भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने आखिरकार महेंद्र के सामने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि शादी से पहले वो मनोज से प्यार करती थी और दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे। वो शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और उनकी शादी नहीं हो सकी। अंकिता ने बताया कि शादी के लगभग 1 साल बाद उसकी और मनोज की मुलाकात एक मेले में हुई थी। उस मुलाकात ने दोनों के पुराने जज्बात फिर से जगा दिए और धीरे धीरे उन्होंने दोबारा बातचीत शुरू कर दी। महेंद्र की ड्यूटी अक्सर दूसरे शहरों में रहती थी, इसलिए अंकिता को मनोज से फोन पर बात करने और उससे मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। दोनों दिन में भी घंटों बात करते थे और रात में भी एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। पुलिस जांच में बाद में यह भी सामने आया कि दोनों कई बार उस सुनसान जगह पर मिले थे जहां आगे चलकर मनोज और रोहित के शव बरामद हुए थे। अंकिता की पूरी बात सुनने के बाद महेंद्र के मन में गुस्सा, अपमान और शक की भावना और भी गहरी हो गई। सच्चाई जानने के बाद महेंद्र ने अंकिता के सामने 2 रास्ते रख दिए। उसने साफ शब्दों में कहा कि अगर वो मनोज के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है तो वो उसे नहीं रोकेगा और बिना किसी विवाद के जाने देगा, लेकिन अगर वो अपनी शादी बचाना चाहती है तो उसे मनोज से हर तरह का संपर्क हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उस समय अंकिता ने महेंद्र से वादा किया कि वो उसके साथ ही रहेगी और अब कभी मनोज से बात नहीं करेगी, लेकिन ये वादा ज्यादा समय तक निभ नहीं सका। जैसे ही महेंद्र वापस अपनी ड्यूटी पर गया, अंकिता ने फिर से मनोज से बातचीत शुरू कर दी। धीरे धीरे दोनों पहले की तरह घंटों फोन पर बात करने लगे। इसी दौरान अंकिता गर्भवती हो गई। यहीं से महेंद्र के मन में एक नया शक पैदा हो गया। उसे लगने लगा कि होने वाला बच्चा शायद उसका नहीं बल्कि मनोज का है। इस बात को लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। महेंद्र कई बार उससे कहता कि अगर वो सच में मनोज से प्यार करती है तो उसे छोड़कर उसके पास चली जाए, लेकिन अंकिता ऐसा नहीं चाहती थी। वो जानती थी कि मनोज के पास ना कोई नौकरी थी और ना ही आर्थिक स्थिरता, जबकि महेंद्र की सरकारी नौकरी थी, अच्छी कमाई थी और उसका परिवार भी सुरक्षित और स्थिर था। इसलिए वो महेंद्र को छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि दूसरी तरफ वो मनोज से अपना रिश्ता भी खत्म नहीं कर पा रही थी। महेंद्र इस पूरी स्थिति से मानसिक रूप से परेशान हो चुका था। उसके मन में धीरे धीरे ये बात बैठने लगी कि अगर मनोज उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाए तो शायद उसका वैवाहिक जीवन बच सकता है। इसी सोच ने उसके मन में एक खतरनाक योजना को जन्म दिया और उसने अंकिता को भी उस साजिश में शामिल कर लिया। फरवरी की शुरुआत में महेंद्र ने 2 नए सिम कार्ड खरीदे। उसने उनमें से एक सिम अंकिता को दिया और कहा कि वो इसे मनोज तक पहुंचा दे। साथ ही उसने अंकिता से कहा कि वो मनोज को बता दे कि अब उसके पति को उनके रिश्ते के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए आगे से वो दोनों इसी नए नंबर के जरिए बातचीत करेंगे। महेंद्र पुलिस विभाग में कार्यरत था, इसलिए उसे अच्छी तरह मालूम था कि किसी भी अपराध की जांच कैसे होती है, कॉल रिकॉर्ड किस तरह निकाले जाते हैं और पुलिस सबूतों तक कैसे पहुंचती है। यही वजह थी कि उसने फर्जी नामों पर लिए गए सिम कार्डों का इंतजाम किया। उसका मकसद ये था कि अगर भविष्य में पुलिस कॉल रिकॉर्ड की जांच करे तो कहीं भी उसका या अंकिता का नाम सामने ना आए। इसके बाद महेंद्र ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। पुलिस पूछताछ में बाद में ये भी सामने आया कि महेंद्र और अंकिता इससे पहले भी कई बार मनोज की हत्या की योजना बना चुके थे, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उनका प्लान सफल नहीं हो पाया और मनोज बच निकलता रहा। जब उनकी पुरानी सभी योजनाएं असफल हो गईं, तो उन्होंने एक नई तारीख तय की और इस बार किसी भी कीमत पर अपने इरादे को पूरा करने का फैसला कर लिया। योजना के मुताबिक 21 मार्च 2025 का दिन तय किया गया। उस समय महेंद्र की ड्यूटी अयोध्या में थी और उसी दिन उसे वापस लखीमपुर लौटना था। महेंद्र ने पहले से ही पूरी योजना बना ली थी। उसका प्लान था कि अयोध्या से लखीमपुर जाते समय वो मनोज के गांव वाले रास्ते से गुजरेगा और वहीं अपने साथियों की मदद से इस साजिश को अंजाम देगा। योजना के तहत महेंद्र ने अंकिता से कहा कि वो मनोज को उसी सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाए जहां दोनों पहले कई बार मिला करते थे। अंकिता ने उसकी बात मान ली और मनोज को फोन करके वहां आने के लिए कहा। बाद में यही वो जगह साबित हुई
जहां मनोज और रोहित के शव बरामद हुए थे। शुरुआत में मनोज ने वहां आने से साफ मना कर दिया। शायद उसके मन में कहीं ना कहीं झिझक थी, लेकिन अंकिता लगातार उसे मनाने की कोशिश करती रही। पुलिस जांच के अनुसार अंकिता ने पूरे दिन मनोज को बार बार फोन किया। बताया जाता है कि उसने लगभग 35 बार कॉल करके उसे मिलने के लिए राजी किया था। आखिरकार मनोज ने उससे मिलने का फैसला कर लिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और अनजाना डर भी था। वो सोच रहा था कि शादी के बाद अंकिता ने उसे इस तरह कभी मिलने के लिए नहीं बुलाया था, फिर अचानक इतनी बेचैनी के साथ बार बार फोन करके मिलने की जिद क्यों कर रही है। मनोज को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। शायद उसे अंदाजा था कि हालात सामान्य नहीं है। यही वजह थी कि उसने अकेले जाने के बजाय अपने सबसे करीबी दोस्त रोहित को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, ताकि जरूरत पड़ने पर उसके साथ कोई भरोसेमंद व्यक्ति मौजूद रहे। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मुलाकात को वो एक सामान्य मुलाकात समझ रहा है, वही उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। दूसरी तरफ अंकिता ने महेंद्र को खबर दे दी कि मनोज मिलने के लिए तैयार हो गया है और उस जगह पर आने के लिए निकल चुका है। जब मनोज और रोहित उस सुनसान जगह पर पहुंचे तो दोनों कुछ देर तक वहां खड़े होकर अंकिता का इंतजार करते रहे। समय बीतता गया, लेकिन अंकिता वहां नहीं पहुंची। करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद दोनों ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगे, तभी अचानक महेंद्र अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचा। मौका मिलते ही महेंद्र ने पीछे से मनोज पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मनोज खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमलावर लगातार उस पर वार करते रहे। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर रोहित तुरंत उसे बचाने के लिए आगे आया, लेकिन महेंद्र और उसके साथियों ने उस पर भी हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस पूछताछ में महेंद्र ने बताया कि उसका असली निशाना सिर्फ मनोज था। उसके अनुसार वो रोहित की हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन मनोज और रोहित बचपन के दोस्त थे और रोहित ने पूरी घटना अपनी आंखों से देख ली थी। उसे डर था कि अगर रोहित जिंदा बच गया तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगा और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। इसी डर के कारण उन्होंने रोहित की भी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए और दोनों दोस्तों को खून से लथपथ हालत में छोड़ दिया। बाद में पुलिस ने घटनास्थल से मिले सबूतों, कॉल रिकॉर्ड, फर्जी सिम कार्ड और लगातार की गई पूछताछ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया। 21 मार्च को मनोज और रोहित के शव बरामद हुए थे और महज 2 दिनों की गहन जांच के बाद 23 मार्च तक पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। आखिरकार पुलिस ने अंकिता और महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर दोनों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश से जुड़े गंभीर मामले दर्ज किए गए। यहीं पर इस दोहरे हत्याकांड की कहानी खत्म होती है। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि रिश्तों में छिपे विवाद और गलत फैसले किस तरह कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकते हैं। आपके हिसाब से महेंद्र और अंकिता को उनके किए की क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा है तो इसे एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।